हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार गढ़ीकर और मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 3 सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से फिजिक्स क्लास 12 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। हम आज ओम्स लॉ पढ़ने वाले बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओम्स लॉ जो है आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में हम इसमें डीप में थोड़ा देखेंगे और जो 10th का था हमने बेसिक देखा था। अच्छा, ओम्स लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और ध्यान से देखनी है। ओम्स लॉ जो है ओम ने दिया था, दैट्स वाई इसका नाम ओम्स लॉ पड़ा। दैट सिंपल, सब जानते होंगे। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे आई होना चाहिए था, वो गलती से मैंने ए लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। तो v बाय आई ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट लाइन को। इसका मतलब हम देखेंगे ओम्स लॉ में, यही होता है ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ कहता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ बोलता है कि जो करंट होता है एक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, इतना समझिए। अच्छा, अब इसको हम डीप में अगर अच्छे से देखिए तो क्या इसका मतलब है निकल के आता है, वो है सपोज मेरे पास एक सर्किट है, उसमें मैंने एक बैटरी ज्वाइन की और जिसका वोल्टेज है V, ठीक है। और यहाँ से करंट जो है वो दौड़ेगा, इधर से निकलेगा तो ऐसा दौड़ेगा, राइट। और जिसका करंट है I, जिसमें करंट दौड़ रहा है I, तो ये जो पोटेंशियल है ये दो पॉइंट के बीच में, वो सपोज V है, क्योंकि ये बैटरी भी V है तो इसलिए पोटेंशियल भी V ही होगा। तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I से, या फिर मैं कह सकता हूँ I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, राइट। यही बोल रहा है हमारा ओम्स लॉ। दैट इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। इसको आपको देखना है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जो कि हम सब जानते हैं। तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा जो कि हम देखेंगे वो कांस्टेंट क्या है। अगर हमें पता करना है वो कांस्टेंट क्या है तो हम एक ग्राफ बनाएंगे IV का, ठीक है। IV का ग्राफ बनाया जो कि स्लोप होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है इसलिए स्लोप जाएगा। और स्लोप जो होगा वो M होगा। ये स्लोप सपोज मैं M ले लेता हूँ, जो कि हम अगर मैंने ये साइंटिफिकली बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए और पाया गया कि स्लोप इसका 1/r होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब अगर मैं ये स्लोप का इक्वेशन निकालना चाहूँ तो मैथ्स में हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्लोप निकालने का, जो कि है y = mx + c, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये फॉर्मूले के थ्रू मैं इससे ओम्स लॉ के मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो निकाल सकता हूँ। वो क्या आएगी, देखो y की जगह मैं i लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे y में i है, और m की जगह स्लोप कितना है हमारे पास आया 1/r, और जो v है वो x है तो यहाँ पे v लिख सकता हूँ, और जो c है वो तो हमें पता है यहाँ पे 0 दिख ही रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, तो v = IR आता है मेरे पास। तो यही जो है वो फेमस फार्मूला है जो कि ओम्स लॉ का फार्मूला है, ठीक है। ये हमने 10th में देखा था, इसको हमने आज डिराइव किया। अच्छा, चलो हम ओम्स लॉ तो जान चुके हैं, ओम्स लॉ होता क्या है एंड इसका फार्मूला होता क्या है। चल, अच्छा, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ में V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है, करंट, बिकॉज हम ये पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमने पिछले 2 चैप्टर में यही सारी चीज़ें कवर की है। बट दिस इज़ न्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज रेजिस्टेंस, जो कि नया है, हमें इसको पढ़ना है। व्हाट इज दिस? चलो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कि इसके अंदर से अगर कोई करंट जा रहा है तो उसको वो रोकने की क्षमता, रोकने की जो प्रयास जो करती है वो जो प्रॉपर्टी होती है वही रेजिस्टेंस कहलाती है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें से कुछ करंट जा रहा है, करंट I जा रहा है, तो वो करंट तो जा रहा है लेकिन वो हमेशा, अगर सपोज एक वायर था मेरे पास, वायर से वो कंडक्टर में जब वो एंटर कर रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ हर्डल्स होंगे, ठीक है। वो जो हर्डल्स है वो रोकने का काम करे, तो वो जो रोकने का काम है वही रेजिस्टेंस होता है। मतलब जितना ज़्यादा रुकेगा उतना ज़्यादा उस कंडक्टर का या उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। आई होप आपको ये रेजिस्टेंस समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस जो होता है वो हमने समझा कि ये होता तो है, लेकिन वो होता किस वजह से है, मतलब इसमें बेसिकली होता क्यों है वो हम समझेंगे। चलो देखो, सपोज मेरे पास वही कंडक्टर है, इसमें इसकी करंट की जब ये अंदर एंटर कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मूव होता है जिस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, लेकिन वो धीरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टर होगा वो कुछ एटम से मिलकर बना होगा, तो वो जो एटम होंगे उससे टकराने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस एटम ऑफ दैट कंडक्टर, उनके कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। उस इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट हमें फ्लो होते हुए दिख रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो टकरा रहा है जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रही है, जिसकी वजह से करंट कम हो रहा है। तो करंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि टकरा रहा है, और जितना ज़्यादा टकराव होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सिंपल। तो जो कोलिजन होता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, तो चलिए अब हमने ये भी देख लिया कि रेजिस्टेंस होता क्यों है और रेजिस्टेंस की मतलब उसका मीनिंग क्या है बेसिकली। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस लो होता है, हाई होता है, वो कैसे होता है। तो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, लो एंड हाई। लो रेजिस्टेंस हो सकता है या तो हाई रेजिस्टेंस हो सकता है कोई भी मटेरियल का, तो वो देखेंगे वो कैसे होता है। तो रेजिस्टेंस उससे पहले देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस डिनोट किससे किया जाता है। वो कैपिटल R से किया जाता है, जो कि 10th में हमने देखा था, एंड उसका फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि था V = IR, ओम्स लॉ। ओके, अब हम देखेंगे। अच्छा, ये भी देख लीजिए, ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये टकराएगा जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही है, जिसकी वजह से करंट कम जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस टकराव।
और वी कैन से रेजिस्टेंस, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो दो प्रकार के होते हैं रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस। तो पहले लो रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, देन हाई रेजिस्टेंस को। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर है, लेकिन ये इसमें लो रेजिस्टेंस है, इसमें हाई रेजिस्टेंस है। मैं पता कैसे कर सकता हूँ? बिकॉज ये जो कंडक्टर है, इसके जो एटम्स है वो दूर दूर है। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें कम एटम है और दूर दूर है एक दूसरे से। तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बिकॉज करंट का फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पीडली मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब इसमें करंट ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाएगा, राइट। तो ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि लो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे दूरियाँ है ना। और यहाँ पे जो है इनके एटम, ये इसका जो कंडक्टर है वो बना है एटम से, जो जिसमें जो एटम्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से बहुत सारे एटम्स पास में चिपके हुए हैं, और जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी या फिर धीरे होगा, जिस वजह से करंट स्लो होगा। तो हाई रेजिस्टेंस में करंट स्लो होगा, लो रेजिस्टेंस में करंट हाई होगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आई होप आपको ये दो चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, अब हमने रेजिस्टेंस तो देख लिया, रेजिस्टेंस के टाइप देख लिया, और हमने देख लिया पूरा रेजिस्टेंस समझ लिया, लेकिन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, या फिर मेजर करने के लिए अगर हम एग्जाम में रेजिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोले तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, राइट। तो वो चीज़ हम देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए एनिमेशन के थ्रू कि इसमें डिफरेंस क्या है। लो रेजिस्टेंस में हाई करंट, मतलब हाई करंट फ्लो होगा, और इसमें लो करंट फ्लो होगा बिकॉज इसकी स्पीड धीरे है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यही चीज़ है। अच्छा, अब फॉर्मूला हम देखते हैं जो कि हम एग्जाम में, जो कि हमारे काम आने वाला है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक में हमने क्या समझा था, V = IR होता है, राइट। ये तो हमें सबको पता है। फ्रॉम दिस आई कैन गेट R, जो कि होता है V/I। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताया था, तो यहाँ पे मैं I की जगह वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला रखूँगा, जो कि होगा वो, जो कि अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ENA/VD हो जाता है, बिकॉज I इज क्या था, I ही था ENA/VD, राइट। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा डिराइव करके बताया था, रिलेशन निकाल के बताया था बेसिकली। तो ये चीज़ है। अब इसमें E क्या था, E जो था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन था, N जो था चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था जितने भी सारे थे, और A जो था एरिया था कंडक्टर का, VD था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E टाउ एंड अपॉन में M ही रहता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था जो कि मैं जानता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, जो कि था E टाउ अपॉन M। अब इसमें E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब टाइम है ना, एवरेज टाइम, और M मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये चीज़ भी मैं देख लिया। अच्छा, अब मेरे को ये पता है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VME ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ बचेगा ENA, सॉरी ये E² हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 E है, एंड E और टाउ। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो, अब मैं ये चीज़ जानता हूँ E = V/L होता है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से मैं क्या पता कर सकता हूँ कि V की वैल्यू क्या हो सकती है, EL। तो मैं इस V की जगह EL लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं V को रिप्लेस करके EL कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ELME अपॉन E² NA टाउ। अब E से E कट जाएगा, तो जिसकी वजह से मेरे पास क्या आ गया, R की वैल्यू आ गई MEL अपॉन E² N टाउ A। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई R की, दैट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो ME है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है, जो टाइम, एवरेज टाइम टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रॉन, वो है। ये सारी चीज़ें क्या है, डिपेंडेंट है ऑन द मटेरियल। बिकॉज अगर मैं कॉपर का मटेरियल लूँ तो ये सारी चीज़ें इसमें कम होगी, राइट। लेकिन अगर वही मैं आयरन लूँ या फिर Fe लूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो ये है, इतनी चीज़ें डिपेंडेबल है ऑन द मटेरियल। तो मैं इन सबको एक कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो वो कांस्टेंट सपोज मैं लेता हूँ रो मतलब रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को मैं ME अपॉन E² N टाउ लिख देता हूँ। तो अब मेरे पास रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया, जो कि है R = ρ × L अपॉन A। सिंपल। तो ये जो है मेरे पास नया फॉर्मूला आया, जो कि मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा रेजिस्टिविटी कैसे आई। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, चार्ज डेंसिटी पे और टाउ पे। ठीक है, टाइम, एवरेज टाइम पे। अच्छा, अब मैंने रेजिस्टेंस देख लिया। ठीक है, रेजिस्टिविटी देख लिया, किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं इस पर डिपेंड करने वाले। लेकिन मैंने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स नहीं देखे अभी तक, चलो वो भी देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए मैं फैक्टर्स स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या था रेजिस्टेंस का, फॉर्मूला था ρ × L अपॉन A, राइट। तो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में L है इसलिए मैंने लेंथ भी लिया। तो ये क्या है, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है ये दोनों प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं एक रोड लेता हूँ,
ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे कार्स है, ठीक है, और मेरे पास एक साइकिल है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन इसलिए मैं छोटा रहूँगा तो मुझे जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा जल्दी जल्दी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कार है इस पर्टिकुलर रोड पे, ठीक है, तो मुझे टाइम लग रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर वही मैं रोड की लेंथ बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा कार बढ़ जाएगी, इसका मतलब मेरे को और थोड़ा टाइम लगेगा, इसका मतलब मेरी और स्पीड स्लो हो जाएगी, इसका मतलब मेरे और रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो कैसे, वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछले स्लाइड्स में बताया था। रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल ज़्यादा, अगर रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, सिंपल। अच्छा, चौथा क्या कह रहा है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर वही रोड है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये रोड है, इसमें गाड़ियाँ है, ठीक है, और मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पास थोड़ी कम स्पीड रहेगी, कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन वही अगर मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया और गाड़ियाँ मेरे पास उतनी ही है, तो मेरे पास अब थोड़ी ज़्यादा जल्दी मैं पहुँच पाऊँगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एरिया मेरे पास ज़्यादा है, इसका मतलब मेरे को जगह ज़्यादा मिल रही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा कम है। तो एरिया बढ़ाने से मेरे पास क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, इसका मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, मटेरियल पे डिपेंड करता है मतलब रेजिस्टिविटी पे, टेम्परेचर पे करता है, लेंथ पे करता है। अब टेम्परेचर पे हमने देखा नहीं अभी तक, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो आप जानते हो जब भी मैं कोई चीज़ को टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाता हूँ, इसका मतलब हीट बढ़ रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो एनर्जी बढ़ रही, जब एनर्जी कोई भी कंडक्टर में बढ़ेगी या कोई भी मटेरियल में बढ़ेगी, तो उसके जो एटम्स होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो वाइब्रेट करेंगे, राइट। तो जब भी वो वाइब्रेट करेंगे, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो हो रहा है, करंट अगर पास करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो अगर होगा तो उसको और थोड़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा टकराएगा, क्योंकि अब वो हिल रहे हैं, पहले वो स्टिल थे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कम टकरा रहा था, लेकिन अब वो हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा टकराएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, और रेजिस्टेंस कब घटेगा, मतलब कब कम होगा, जब टेम्परेचर कम करेंगे, सिंपल। टेम्परेचर कम करेंगे तो ये ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, ज़्यादा एकदम एक ही जगह पे स्टिक होंगे, जिसकी वजह से इजीली ये रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से इजीली ये फ्लो कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस अगर कम, टेम्परेचर अगर कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, तो इसलिए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं, ये टेम्परेचर पे कंडक्टर डिपेंड क्यों करता है, या फिर इंसुलेटर डिपेंड क्यों करता है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पता होती है, या एक चीज़ हम अभी नहीं पढ़ते हैं, कि टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और इंसुलेटर एट एनी टेम्परेचर का एक फार्मूला दिया होता है हमें। वो होता है, अगर हमें कोई भी रेजिस्टेंस निकालना है, कोई भी एक मटेरियल का, सपोज इस मटेरियल का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो मैं एक फार्मूला मुझे दिया हुआ है, वो होता है कि रेजिस्टेंस अगर इसका 0 टेम्परेचर पे जितना रेजिस्टेंस है वो इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी टाइम, ठीक है, प्लस बीटा टाइम का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे टाइम जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम है इसको टेम्परेचर को बढ़ाने का, वो, ठीक है। तो ये बीटा टाइम स्क्वायर, देखो अब ये टाइम स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत स्लो होता है, ठीक है, तो टाइम स्लो होता है, मतलब बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो वो और कम हो जाएगा, इसकी वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने नेगलेक्ट कर दी, तो हमारे पास नया फार्मूला क्या आया, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। तो अगर हम इसमें से हम जानते हैं आर टी को कि ये रेजिस्टेंस होता है एट एनी टेम्परेचर, और आर नॉट को भी जानते हैं रेजिस्टेंस होता है 0 टेम्परेचर पे, ये तो दोनों कांस्टेंट है। लेकिन अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है जो कि नया टर्म है, वो होता है हमारे पास हमारे पास अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये चीज़ होती है, ये नया टर्म है। अब इसको हम निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालता हूँ तो मेरे पास आएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, राइट। तो ये मेरे पास अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, जब मेरे पास आर टी की वैल्यू बड़ी होगी आर नॉट से, सिंपल। अच्छा, और नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब आर नॉट की वैल्यू बड़ी होगी आर टी से, राइट। अच्छा, या तो आर टी छोटा होगा आर नॉट से, सिंपल, वही एक ही बात है। अच्छा, ये मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, बिकॉज ये बोर्ड में बहुत आता है, हर बार टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बन ही जाते हैं, इसलिए दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इसको याद रखो, ठीक है। या तो फिर आपको इसको डिराइव करना आना चाहिए, या तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो ताकि ये फॉर्मूले या फिर न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, होता ये है कि ये ये जो है ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है, टेम्परेचर को बताता है कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि ये कंडक्टर है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो इसका मतलब वो कंडक्टर में ही हो सकता है, ऐसा।
लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम होता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो चीज़ कंडक्टर में नहीं होती, वो इंसुलेटर में होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो एक कंडक्टर है, और अगर अल्फा अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि वो इंसुलेटर या तो सेमीकंडक्टर है। अच्छा, तो ये चीज़ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंड किस पे करता है, ये इन चीज़ों पे करता है। और ये अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो कंडक्टर होगा, और अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है वो चीज़ हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे अलग ही फिजिक्स में 12th में चैप्टर दिया हुआ है, तो डोंट वरी, हम इसको डीप में पढ़ने वाले आगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसको आप याद रखना है, तो मेक श्योर कि आपको ये अच्छे तरह से आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।